हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के लिए जो साइंस है हमारी। ठीक है, नई वाली साइंस बुक जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इस क्यूरियोसिटी बुक का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, चैप्टर का नाम एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। पहली बात तो बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर नहीं है, पर हाँ, बहुत लोगों के बच्चों के मन में डाउट होता है कि ये किताबें नई वाली क्यों लाई गई है ना, चेंज क्यों की गई। तो वो उन सब के लिए है। ठीक है, तो चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस ये आपको इस बुक के बारे में बताता है कि ये बुक आपको क्या सिखाएगी, ऐसा क्या है इस नया बुक के बारे में। और थोड़ा-सा इस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन देगी, साइंस वगैरह क्या होता है ना? ये सब थोड़ी-थोड़ी इंट्रोडक्टरी बातें, तो केवल इसमें इंट्रोडक्शन है। ये समझिएगा कि ये जो चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 1 जो आपकी क्लास 7th की बुक का है, वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। स्टार्ट करें। सारी लाइनें जो हैं वो मैंने एनसीईआरटी से ली हुई हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किताब खोलिए और पढ़ना शुरू करिए। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि साइंस की जो दुनिया है ना, ये साइंस की दुनिया हर चीज को कवर कर लेती है। हर चीज कवर मतलब इसमें सब कुछ है। छोटी से छोटी चीज जो आप सोच सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज जो आप अज्यूम कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं। नजदीक से नजदीक जो चीज है उसके बारे में भी, और दूर से दूर बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना? वी मे बी लुकिंग एट द टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। हम ये भी सोच सकते हैं कि हम एक पत्ती जो होती है ना, जो पेड़ की एक पत्ती होती है, उसके अंदर के एक सेल के बारे में भी पढ़ते होते हैं, जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना? ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, केवल ह्यूमन नहीं, इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सेल। इनसे शुरू करते हैं और सबसे बड़ी चीजों में, है ना, स्टार्स, गैलेक्सीज, है ना, यूनिवर्स, इन सब चीजों के बारे में, मूवमेंट ऑफ द सन, स्टार्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जो छोटी से छोटी चीज सोच सकते हो और जो बड़ी से बड़ी चीज सोच सकते हो, इन सब के बारे में साइंस आपको डिफाइन करके दे सकता है। इन सब के बारे में आपको साइंस समझा सकता है। We may be testing out the materials around us at home और discussing how water flows underground। है ना, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, टेस्ट करना शुरू करते हैं साइंस की हेल्प से। है ना, कि जैसे जो भी हमारे घर में आसपास में जो चीजें हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल्स है हमारे पास घर पे, उनको टेस्ट करना शुरू करते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं, उनका क्या यूज है ना, अगर वो ऐसी हैं तो क्यों है। ये सब सारे सवाल जो है, और या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये नीचे जो पानी बह रहा है, ज़मीन के नीचे जो पानी बह रहा है ना, जो हम सबमर्सिबल से पानी निकाल रहे हैं, मशीन नीचे डाल के पाइप वगैरह से, ये कैसे नीचे फ्लो हो रहा है? ये जो चीज़ें जो हम सोचते हैं, जिन सवालों के जवाब पाने की जो कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं हम क्यूरियोसिटी बच्चों। इसीलिए आपकी बुक का नाम क्यूरियोसिटी रखा गया है, ठीक है? तो ये क्यूरियोसिटी जो है ना, ये हमको आगे मोटिवेट करती है कि हम आगे जो है वो नई चीज़ें खोज सकें, नई चीज़ों के बारे में जान सकें। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक के आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपैंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू टू बिकम एन एक्सप्लोरर। जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे, आपको नए नए एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ऐसी चीजें जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगी, जो अभी तक आप सोच रहे थे कि ये ऐसा हो सकता है, कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि भाई ऐसा तो ये होता ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल होत चीज़ें हैं, है ना? तो जैसे-जैसे आप चीज़ें आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपकी जो अभी तक की सोच है, जो बचपना है ना? जो आप अभी तक सोचते आए, ज़रूरी नहीं कि वो आप हर चीज़ सही सोच रहे हो ना? तो आपकी चीज़ों को गलत साबित करके आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम, है ना? एक्सपैंड करने का काम, और आपको एक एक्सप्लोरर बनाने का काम शुरू करता है, यानी कि एक साइंटिस्ट बनाने का काम, एक डिस्कवरर बनाने का काम शुरू करता है। कि अब आप चीज़ें केवल सोचते नहीं हैं, अब आप उनके बारे में खोजते हैं, है ना? आप केवल सोच नहीं रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आप उनके बारे में खोजना शुरू करते हैं कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है ना? मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज़ फॉर योरसेल्फ, आप छोटी-छोटी चीज़ें जो बारे में अपने सोचते हैं, उनके बारे में खोजना शुरू करते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है ना? ये जो सवाल है ना, ये सब जो सवाल है, ये आपको साइंस की मदद से ही मिलते हैं। Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the वे। ध्यान से सुनना। जिस तरीके से
जो बटरफ्लाई है वो खुले आसमान में उड़ती है। जिस तरीके से एक प्लेन्स जो है वो पेपर का बना प्लेन जो है वो आकाश में उड़ता है, इसी तरीके से जो लर्निंग है ना? लर्निंग है वो तभी उड़ान भरती है। लर्निंग मतलब सीखना। हमारा सीखना तभी आगे बढ़ता है जब क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी उसका रास्ता बनाती है। ध्यान से सुनना, लर्निंग तभी बढ़ती है जब आप क्यूरियोसिटी होती है आपके मन में। कोई आपको अगर आप ये ठान लें कि मैं पढ़ूँगा ही नहीं या मैं सीखूँगा ही नहीं, मुझको इस सवाल का जवाब चाहिए ही नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है बच्चों जो आपको ये सिखा सकता है। याद रखना, शुरुआत में ही मैं कह दे रहा हूँ, जब आप चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो ना तभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको इसमें इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को में आगे बढ़ने के लिए। तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है आपकी, ताकि हम आपको आगे कुछ सिखा पाएँ, ताकि आप खुद से आगे कुछ सीख पाएँ। इसके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक जो सीखने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम जो है वो लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये लर्निंग जो है वो फ्लाइट तभी लेगी जब क्यूरियोसिटी उसका रास्ता साफ करेगी, ठीक है? क्यूरियोसिटी उसको लीड करेगी। समझ में आया? आगे चलें तो देखते हैं कि डिड यू नो दैट समथिंग एज़ स्पेशल एज़ पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट? क्या आप कभी जानते हैं कि जो पेपर से बनने वाली जो प्लेन है जो हवा में उड़ती है ना? वो पेपर प्लेन भी हमको इंस्पायर कर सकती है कि जो रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है फ्लाइट का, है ना? फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स ऑफ स्टडीइंग बर्ड विंग्स, है ना? आपने सुना होगा कि जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने अ, पक्षियों की उड़ान से हमको जो है वो एयरक्राफ्ट जो बनाना सीखा, है ना? अभी जो हम बना रहे हैं वो बहुत अलग-अलग तरह के एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग जेट, है ना? जेट वगैरह, इन सब चीज़ों की जो एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, ये सब कहाँ से आई हैं? ये सब तभी आई हैं जब सिंपल-सिंपल चीज़ों को देख के लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए कि अगर ये पक्षी उड़ सकता है, तो क्या मैं ऐसी कोई डिज़ाइन तैयार कर सकता हूँ जो कि आसमान में उड़ सके? आपको प्लेन का एक फिक्स्ड शेप नज़र आता होगा। फिक्स्ड शेप आपको मतलब एक 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 आकार निश्चित आकार नज़र आता होगा। वो ऐसा क्यों है? हमने और कोई आकार क्यों नहीं बनाया प्लेन का? केवल ऐसा क्यों बनाया जो पक्षियों की तरह दिखता हो? क्योंकि पक्षी का जो मैकेनिज़्म है, जो पक्षियों का जो शेप है, वो सबसे आइडियल शेप होता है हवा में उड़ने के लिए, एयर रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप आगे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग है ना? मतलब उड़ने की जो चाह है, वो स्टार्ट होती है सिंपल ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, है ना? जब आप छोटी-छोटी चीज़ें देखते हो, जब आप छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करते हो, तब उनकी मदद से आपकी जो ये उड़ने की चाह होती है, जो उड़ने के जो ये सपने होते हैं, ये आपके आगे आपको लीड करते हैं, ठीक है? ये उड़ने के सपने तभी कामयाब होते हैं जब आप छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, जब छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करते हो खुद से। सो एज यू टर्न ईच पेज, तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब जब आप पन्ने बदलेंगे ना, आप एनसीईआरटी में अपने ध्यान से देखिएगा किताबों के ऊपर नीचे, आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, है ना? वहाँ पे इमेजिनेशन को फ्लाइट करने के लिए एक फ्लाइट का पेपर बना होगा, एक कागज़ का जो जहाज उड़ता हुआ नज़र दिखा होगा। कहीं-कहीं पे आपको बटरफ्लाई दिखी होगी। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज़, ये इसीलिए लगाए गए हैं, ताकि आपको इंस्पायर कर सके कि छोटी-छोटी चीज़ों से हम, है ना, नए-नए आइडियाज़ हम खोजते हैं, है ना? आश्चर्य खोजते हैं, बड़े-बड़े आश्चर्य खोजते हैं। अब जहाज आप अगर कुछ सालों पहले जब तक ये जहाज का आविष्कार नहीं हुआ, तो उस समय तक अगर आप किसी से पूछते कि यार हम आसमान में उड़ सकते हैं और वो भी अकेले नहीं, 400-500 लोगों को लेके एक साथ उड़ सकते हैं, बढ़िया बैठ के और उसमें खाना खाते हुए, तो शायद लोगों को लगता कि अरे! ये पागल आदमी हो गया है। पर अभी ऐसा संभव है ना? तो जब आप नए-नए आइडियाज़ सोचते हो, जब आप ये वंडर्स ही हैं, ठीक है? उनके लिए जो पुराने आदमी थे, उनके लिए पूछोगे तो उनके लिए वंडर है, ये आश्चर्य है कि भाई अरे बाप रे! 300-400 लोग आसमान में उड़ रहे हैं। ये छोटे-छोटे आइडियाज़, ये छोटी-छोटी जो कदम हैं, ये हमको इंस्पायर करती हैं। जो ये छोटे-छोटे एक्सप्लोरेशंस हैं, जो ढूँढने के ये नए-नए तरीके हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यही साइंस है। समझ आया? एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज़न्ट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स, है ना? एक्सप्लोरेशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप नए-नए फैक्ट्स बस ढूँढ लो और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, आप ने चीज़ों के बारे में आगे जान लो, ठीक है? बस इतना नहीं होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता कि नए-नए फैक्ट्स जान लो, उसको रट लो और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें और जान लो, नहीं।
साइंस जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है, इट इज़ अ प्रोसेस, है ना? एक पूरा प्रोसेस है, ये केवल याद करना और नहीं होता है। सो इट इज़ अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग, है ना? किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, किस तरीके से आप सोच रहे हो, है ना? दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, जो कि क्यूरियोसिटी को वेलकम करता है, आपकी जानने की इच्छा को जो है वेलकम करता है। क्वेश्चन पूछने पर आपको मजबूर करता है कि आप क्वेश्चन पूछें, है ना? एंड इज़ ओपन टू द अननोन, जो हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में सवाल जो पूछना होता है, ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है? ये एक सोचने का तरीका होता है ना? आपके जानने की इच्छा को टेस्ट करता है, आपके सवाल जो पूछते हैं, आप इनमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है? तो एंड वो दूसरा ओपन टू अननोन, ओपन टू अननोन का मतलब अब ये केवल सीमित नहीं है, ये केवल उन चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है कि आप आएँ और जो जानते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कवरी करें। ये उन चीज़ों तक भी आगे जाता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना? आज साइंस देखेंगे तो कई सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कवरीज़ करता है, जब आप नया सुनते हैं, हर चीज़ों के बारे में नया सुनते हैं कि आज इसने नई डिस्कवरी की, ये नया चीज़ डिस्कवर हुआ। तो ये नई-नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, इसका मतलब ये है कि अभी से पहले वो चीज़ें लोगों के लिए अननोन थी। वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर अभी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग उसके बारे में क्यूरियस हुए, है ना? उन्होंने सवाल पूछे। जब वो क्यूरियस होते हैं कि जानने की इच्छा जब उनमें आती है, फिर वो सवाल पूछते हैं कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो क्या होगा? फिर उन सवालों से जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनसे नई चीज़ें निकल के आती हैं। दिस इज़ द साइंस, दिस इज़ रियल एक्सप्लोरेशन। जब आप केवल रट के या फिर कोई चीज़ें आपको दे दी गई हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, बल्कि अपने थिंकिंग के वजह से, अपनी जो जानने की इच्छा है, उसकी वजह से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और नई चीज़ें खोजना शुरू करते हैं। इन ग्रेड 7 क्लास 7th में वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, है ना? आप क्लास 7th में आ गए हो, थोड़े से बड़े हो गए हो, तो थोड़े से बड़े होने पर क्वेश्चन भी भाई, जब आप आपने वो स्पाइडरमैन और आयरन मैन का वो डायलॉग डायलॉग सुना होगा ना कि ग्रेट पावर्स कम्स विद द ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। जो नई शक्तियाँ आती हैं, जो नई पावर्स आती हैं, वो रिस्पांसिबिलिटीज़ के साथ आती हैं। तो अब जब आप बड़े हो चुके हो ना, तो आपके क्वेश्चन भी बड़े होंगे। जैसे जैसे हाउ डू थिंग्स वर्क? है ना? किस तरीके से चीज़ें कैसे काम करती हैं? व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू? मतलब कोई चीज़ अगर इस तरीके से हो रही है तो वो ऐसे क्यों हो रही है? किसी और तरीके से क्यों नहीं हो रही है? एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन द नेचर? कि नेचर में जो हम पैटर्न देख रहे हैं, नेचर में जो चीज़ें, जो घटनाएँ हम देख रहे हैं, वो जिस तरीके से हो रही हैं, उन सब तरीकों से हम क्या सीख सकते हैं? है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्लास 7 में सीखने वाले हो। थोड़ा आप अपनी लर्निंग को और एडवांस करने वाले हो और एडवांस लेवल पे ले जाने वाले हो। एंड टू डू दिस, इसको करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। थोड़ा-सा हमको इस किताबी जो दुनिया है, इसको इससे बाहर लाना होगा, है ना? इससे बाहर लाना होगा खुद को, एंड स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा-सा बाहरी दुनिया में हमको कदम रखना होगा और एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस दुनिया के बारे में और सीखना होगा। अब केवल हम किताबों के सहारे बैठकर, किताबों में लिखी बातें जानकर, है ना? केवल इतनी सी बातों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, ठीक है? हमको अपने खुद से एक्टिविटीज़ करनी होंगी, खुद से एक्सपेरिमेंट करने होंगे, खुद से थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी अपने मन में लानी होगी कि जानने की इच्छा जो है वो अपने मन में लानी होगी कि हम क्या करेंगे, कुछ नया करने की जो कोशिश है, वो हमको खुद से करनी होगी, क्लासरूम और इस बुक से बाहर निकल के। These are experiences that we hope will not just be interesting and exciting, but also serve as stepping stones to the deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जब आप बुक से बाहर निकलेंगे, आप क्लासरूम से बाहर निकलेंगे, आप एक्टिविटीज़ करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उनसे जो आप अनुभव प्राप्त करेंगे, जो एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, जो आपको फ़ील होगा, वो केवल और केवल इंटरेस्टिंग नहीं होगा, है ना? या एक्साइटिंग नहीं होगा, बल्कि वो स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा। स्टेपिंग स्टोन मतलब कोई भी बड़ी चीज़ जो को हासिल करने के लिए जो हम छोटे-छोटे कदम रखते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन्स, है ना? तो कोई बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए ये स्टेपिंग स्टोन्स की तरह काम करेगा, है ना? अगर हम कोई चीज़, बड़ी चीज़ जानना चाहते हैं, तो ये जो छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो उसमें हेल्प करेंगे, ताकि हम इस जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, इस अर्थ के बारे में, इस एनवायरनमेंट जो अर्थ पे जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में और अच्छे से जान सकें। वी बिलीव दैट दिस विल आल्सो हेल्प यू, हम ऐसे विश्वास करते हैं कि ये चीज़ें और आपकी मदद करेंगी टू सी साइंस एज़ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, है ना? अब अगर इतना आपको समझ में आया, तो अब तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो साइंस है, वो केवल रट्टू तोता बनना नहीं है।
वो केवल फैक्ट जानना नहीं है, वो केवल ज्ञानी होना नहीं है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी और ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ, ये रुका नहीं है, ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। डिस्कवरी आपको लगातार चलती रहती है। आप हर साल सुनते हैं कि किसी न किसी को नोबेल प्राइज मिला है इस फील्ड में, इस फील्ड में। तो वो अलग-अलग प्रोसेस जो है डिस्कवरी का, वो चलता रहता है, हर फील्ड में चलता है ना? और वो चलता ही रहेगा, क्योंकि साइंस खत्म नहीं होगा ना भाई। इस दुनिया में इतना ज्ञान है जो आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए नॉलेज को बढ़ाओ, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, हर चीज को जानने की इच्छा रखो, अब से सवाल पूछना शुरू करो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल रही है, पर अभी से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके बारे में आप सवाल पूछो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हों, जितनी आपने चीजें अभी पढ़ी हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछा करिए, है ना? क्योंकि क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है ना? लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। ठीक है? जो हमारी सीखना होता है वो तभी आगे बढ़ता है जब क्यूरियोसिटी, जब हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है। समझ आया? चलिए, एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, अब आप क्योंकि अभी तो इतने बहुत बूढ़े तो है नहीं, है ना? अभी आप तो एकदम फील्ड में अभी घुसे ही हैं साइंस के। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। अभी आप धीरे-धीरे इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप क्लासरूम और बुक से थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे, बाहरी दुनिया में एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, है ना? आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो हमारे किए हुए काम हैं, है ना? जो हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन्स करते हैं, वो किस तरीके से हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, जो इस प्लैनेट पे अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें और जो ह्यूमन काम करते हैं, वो चीज़ें किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना? किस तरीके से वो पूरी सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। यानी कि जब आप कुछ काम करते हो ना, तो वो काम केवल आप धीरे-धीरे सीखोगे कि अब जब आप कुछ काम करते हो, तो वो काम केवल आप तक सीमित नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से आपके पास के रहने वाले लोगों को, आपके पास रहने वाले जो पूरा आपका समाज है उसको, और ना ही समाज को बल्कि किसी न किसी तरीके से, अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो कोई और भी ऐसा कर रहा हो, तो ये पूरी दुनिया में एक-दूसरे से रिलेटेड है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से पूरी दुनिया से रिलेटेड है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उससे किस तरह से रिलेटेड है, धीरे-धीरे आप साइंस की दुनिया में कदम रखते हुए जानोगे ये सब चीज़ें, ठीक है? थोड़ा आंधी-पानी का मौसम है तो सँभल के, ठीक है? आवाज़ थोड़ा सुनना मेरी, अगर दिक्कत हो तो ब थोड़ा एडजस्ट कर लेना भैया। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges, ठीक है? धीरे-धीरे आप, हमको ऐसा लगता है ना? जो ये इन्होंने लिखा है कि हमको ऐसा लगता है कि आप धीरे-धीरे ये भी जानना सीख जाएँगे कि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, है ना? जैसे कि पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने में, इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में साइंस किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंस बहुत ज़्यादा मदद करता है ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। सस्टेनेबल का मतलब ऐसी ऐसी जगह, ऐसी एक दुनिया जिसमें सबके लिए सब कुछ है ना? सबके लिए सब कुछ है और एक अच्छी मात्रा में है ना, मतलब किसी को नुकसान हो रहा है, ना ह्यूमन्स को नुकसान हो रहा है, ना नेचर को नुकसान हो रहा है ना? हर कोई अपने बड़े आराम से इस पूरी दुनिया में रह रहा है। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे सब कुछ उचित मात्रा में यूज़ हो रहा हो, है ना? सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा हो, किसी को किसी चीज़ का नुकसान नहीं हो। ये ना हो कि ह्यूमन कुछ काम कर रहे हैं और उसकी वजह से एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है, या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन को खतरा हो रहा है। तो एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। बट लेट्स गेट बैक इनटू द बुक फॉर नाउ। पर अभी ये बात कब की है? ये बात तब की हो रही है जब आप धीरे-धीरे किताबी दुनिया से निकल के एक्सपेरिमेंट वगैरह पे आओगे। पर अभी चलिए बुक के बारे में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। यू विल रीड अबाउट द टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, है ना? आप इस बुक में अलग-अलग फ़ील्ड्स का, जो साइंस के अलग-अलग पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ोगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि भैया आईसीएसई वगैरह में जो बोर्ड है उनमें तो फिज़िक्स अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है, बायोलॉजी अलग होता है। पर आप धीरे-धीरे अभी पढ़ेंगे, आगे जाके आप चीज़ों को समझ पाएँगे और आपको अभी से ये सिखाया जाएगा कि फिज़िक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, अर्थ साइंसेज़ जो होते हैं, वो अर्थ के बारे में पढ़ना होता है, वो सब क्या होता है। तो धीरे-धीरे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज़, साइंस के और भी जो जितने भी पार्ट हैं, उन सब के बारे में धीरे-धीरे सीखना शुरू करेंगे। While they might appear as different chapters, just as we had said in classes, they are interconnected, है ना?
अब अभी आप देखेंगे कि क्लास 6 में जो था वो अलग-अलग चैप्टर्स के रूप में आपके पास ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हुई थी। पर हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, जो फिज़िक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, जो अर्थ साइंसेज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना? ये जो भी चीज़ें हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज़, अभी के लिए आपको अलग-अलग चीज़ें दिख रही होंगी, पर आपको ये समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये अलग नहीं है एक-दूसरे से, है ना? आप आगे देखेंगे भी, कई सारी फिज़िक्स की चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री की फिज़िक्स में पढ़ रहे होंगे, मैथ्स की फिज़िक्स में पढ़ रहे होंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। साइंटिफिक आइडियाज़ इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर, वही जो चीजें मैंने कही कि जो भी साइंटिफिक आइडियाज होते हैं वो एक एरिया के वो दूसरे एरिया में मदद करते हैं, और एटलीस्ट अलाउड अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर एरिया, कि भैया फिजिक्स में तो ऐसा होता है ना, फिजिक्स में ये चीज फिजिक्स के हिसाब से तो ये चीज होती है, क्या केमिस्ट्री में भी इस चीज का यही मतलब होता है? तो ये सवाल जो पूछने की अनुमति है ना, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में हमको हेल्प करता है, ताकि हम एक एरिया को दूसरे एरिया के में अप्लाई कर सके, और ना सिर्फ अप्लाई कर सके, अलग-अलग एरियाज़ के बारे में सवाल पूछ सकें, अलग-अलग एरियाज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समझ आया? सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। तो कहते हैं कि चलो धीरे-धीरे अब पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारी इस बुक में है क्या। स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस, है ना? जो भी प्रॉपर्टी है हमारे आस-पास की चीज़ों के बारे में, है ना? उनके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। मोस्टली द थिंग वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट, है ना? तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आस-पास देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो देखते हैं, पर उनके बारे में कभी सवाल नहीं पूछते। जैसे व्हाई आर सम फ्रूट्स सोर? मतलब कुछ फल ऐसे क्यों होते हैं जो खट्टे होते हैं, है ना? व्हाट हैपेंस वी व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर यूनिफॉर्म? क्या होगा अगर हम हल्दी का जो दाग है उसको हमारी यूनिफॉर्म पे लगा हुआ है उसको अगर धो लेंगे तो, है ना? क्या चीज़ होगा? तो इन सब सारी जो हमारे जवाब हैं, उनके बाद हम क्या करेंगे? वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज़। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बैटरीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लैंप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वायर्स के वगैरह में पढ़ेंगे, है ना? एंड फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, है ना? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि खट्टे क्यों होते हैं, जो दाग हैं वो कैसे हटेंगे, और इसके साथ-साथ हम बैटरीज़, लैंप्स, वायर्स, तो उनके थ्रू हम और भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की उनके बारे में सीखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैंप ग्लो? किस तरह का मटेरियल हमको चाहिए ताकि हम एक लैंप को जला सकें, ग्लो करा सकें, है ना? दिस विल लीड अस टू क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, है ना? तो इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमको पता चलेगा कि भाई और भी प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही जो उनकी खासियत होगी ना, लैंप में जलने के लिए जो हमको तार चाहिए उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? प्रॉपर्टी मतलब ऐसे कि भाई जब ज़्यादा लाइट आए तो ये जल्दी से, मतलब एकदम जल ना जाए, तुरंत फ्यूज़ ना हो जाए, तो कुछ प्रॉपर्टी चाहिए ना, हमको तार चाहिए, जो भी तार चाहिए हमको, जो मटेरियल यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा लंबा हो, ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सके, ऐसा मटेरियल चाहिए। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते-पढ़ते मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली, है ना? बहुत सारे अब आप बहुत बार देखते हैं कि रिमोट की बैटरी छोड़ो, टॉर्च की बैटरी तो छोड़ दो, रिमोट की बैटरी पहले आती थी, टॉर्च जो बैटरी से चलती थी, अब भी आती है, पर अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक वगैरह से भी हो रही है। पहले टॉर्च की बैटरी आती थी जो खत्म हो जाती थी। रिमोट एग्जाम्पल के लिए ले लो ना, टीवी का रिमोट आपकी उसका सेल खत्म हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है ना, एंड कांट बी यूज्ड अगेन। अब उसको यूज नहीं कर सकते तो क्या करते हो, हम उसको चेंज कर सकते हैं ना, उसको चेंज कर देते हैं। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, है ना? किस तरह के चेंजेस हमारे तरफ हो रहे हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, मतलब वापस से बन सकते हैं, जैसे जैसे पानी है, पानी को फ्रिज में रखोगे बर्फ बन जाएगा, फिर बाहर निकालोगे पानी बन जाएगा, तो ये रिवर्स हो गया, है ना? कुछ चीजें ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल है, जैसे जैसे कागज है, उसको जला दिया, है ना? जला दिया तो वो राख बन गया। अब क्या राख को फिर से जलाओगे तो कागज बन सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता ना। तो ये इरिवर्सिबल हो गया, है ना? तो कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कुछ चीजें वापस से बन सकती हैं जैसी थी वैसे, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक बार अगर खराब हो गई तो नहीं हो सकता, जैसे बैटरीज रन आउट, है ना? तो बैटरीज रन आउट मतलब एक बार बैटरी खत्म हो गई तो उसके बाद वापस नहीं आ सकती। कुछ बैटरी अब भी वैसी होती हैं, जैसे चार्जर जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बैटरी होती है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बैटरी एक बार खत्म हो गई, वापस से चार्ज कर दो फिर आ जाती है, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई।
आइस मेल्ट इनटू वाटर, अभी ये मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि बर्फ पानी में बदलता है, पानी बर्फ में बदलता है। फ्रूट का पकना, अब ध्यान से सुनना, एक बार फ्रूट पक गया तो उसके बाद फिर से क्या कच्चा हो सकता है क्या? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल है। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, बड़े जो चट्टान है, उन चट्टान जो है वो छोटे छोटे कंकड़ों में बदल जाना। अब सोचो कि चट्टान, बड़ा चट्टान कंकड़ों में बदल गया, क्या वापस से ये चट्टान बन जाएगा जुड़ के? क्या नहीं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये किस तरह के चेंजेस हैं? तो कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सम ऑफ दिस हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड, है ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब चीजों को गर्म करो तो वो ज्यादा तेज होती हैं, है ना। मतलब ऐसे धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन जैसे ही गर्म करोगी वो ज्यादा तेज होंगी। वी विल लुक हाउ हीट फ्लोज, धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे कि हीट जो है, एनर्जी जो है, हीट वो है, वो किस तरीके से फ्लो करती है। वेदर इट इज मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इन अ ग्लास और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, समझ आया? तो किस तरीके से, जैसे वेदर इट इज अ मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इन अ ग्लास, मतलब एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ग्लास में पिघल रहा हो, या फिर एक बड़ा ग्लेशियर जो बर्फ का पहाड़ है, वो एक जो है वो पिघल रहा हो, किस तरीके से हीट जो है वो इन दोनों में फ्लो करती है, गर्मी जो है इन दोनों में फ्लो करती है, क्योंकि गर्मी के कारण ही ये दोनों पिघल रहे हैं। तो कितनी तेजी से और कैसे फ्लो कर रही है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, अब बात करेंगे पानी की। पानी जो है हमारा हर जगह है। एंड विद द हीट ऑफ द सन इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सीज एंड फॉल्स एज रेन, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फॉर अवे। ठीक है, इसका मतलब है कि पानी जो है वो हर जगह है। अब समुद्र में क्या होता है, समुद्र से पानी सोखता है और वापस से बादल बनता है, बादल से फिर वापस आके पानी बनता है, फिर पानी से इधर जाता है, फिर वापस। तो ये कंप्लीट जो वाटर साइकिल, हम लोगों ने क्लास 6 में भी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो वाटर साइकिल जो ये चलता है, ये क्यों चलता है, ऐसा क्यों होता है? हाउएवर इट isn't just the changes in materials around us that we see or hidden changes in water that we do not see। हम वाटर की वजह से चेंजेस देख रहे हैं, है ना। तो हमको बाकी चीजें तो दिख रही हैं कि हाँ, वाटर की वजह से ये चीजें हो रही हैं, चेंज हो रहा है, बादल बन रहा है, ये हो रहा है। क्या वाटर में भी चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ये कुछ सवाल है जो कि आप साइंस में पूछते हो ना, तो छोटे छोटे सवाल ही आपको जानने में मदद करते हैं, और इन्हीं सवाल की वजह से आप आगे बढ़ने में, जानने की इच्छा जो होती है आप में, वो जगती है। एज वी आर ग्रोइंग और बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडी आर चेंजिंग रैपिडली, मतलब मिडिल स्कूल मतलब जब आप 8th से लेके 10th वगैरह के आसपास पहुंचते हो, तो 8th के बाद जब आप क्लासेस में जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज करना शुरू करती है। तो ऐसा क्यों होता है ना? केवल ह्यूमन ही, नॉट जस्ट एज ह्यूमन, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से लाइफ चलती है। जैसे जैसे हमारा न्यूट्रिशन हो गया, मतलब खाना जो हो गया, खाना, है ना। खाना खाने में आप देखेंगे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो डाइजेशन जो होता है वो भी हमारे लिए बस नहीं, जितने भी जीव हैं उनके लिए जरूरी है कि खाना पचेगा भाई, है ना। खाना खाना, फिर एक्सक्रेजन, ठीक है, कि खाना खाया है तो उसको निकालना भी पड़ेगा, तो ये एक्सक्रेजन भी जरूरी होता है सबके लिए। तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग या फिर जितने भी एनिमल्स हैं इस दुनिया में, या जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। टू ग्रो, बढ़ने के लिए हमको खाना चाहिए, हमको सांस लेना पड़ेगा, है ना। ब्लड को सर्कुलेट करना पड़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर हर हिस्से में पहुंचना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए, है ना। और ऑक्सीजन वगैरह जो गैस है एंड सो ऑन, जो भी चीजें हैं वो हमारे बॉडी में पहुंच पाए। बट वाई एनिमल्स अलोन, क्यों एनिमल्स ही क्यों, है ना। क्या प्लांट्स को फूड नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए? प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स हैं, तो प्लांट्स को भी तो चाहिए ग्रो करने के लिए। वो कैसे खाना खाते हैं? क्या वो ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना। ओवर टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड इन आवर प्लेनेट अर्थ, इट हैज फिगर्ड आउट हाउ डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुल बैलेंस्ड वे। मतलब लाइफ बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है ना। पुराने पौधे, फिर उसके बाद नए पौधे, आप आगे 9th वगैरह में पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो डाइवर्सिटी के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, पहले कितने छोटे जीव थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, यूकैरियोटिक सेल है अब, है ना। नए टाइप के सेल है, नए टाइप के वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरियाज, अलग अलग आपको जीवन में बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और इन चेंज के साथ साथ सबका काम करने का अपना एक तरीका
है ना? तो उस तरीके के बारे में भी पूरा नेचर जो है वो पूरे तरीके से कितना ब्यूटीफुली और कितना केयरफुली बैलेंस्ड किया हुआ है सब कुछ को एक साथ, ये साइंस की मदद से ही हम जान पाए हैं। ठीक है? बट व्हाट इज़ टाइम? ठीक है, अब आते हैं टाइम के ऊपर। द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस टाइम एंड हाउ इट पासेस। टाइम के बारे में हमको बताता है कि टाइम किस तरीके से पास हो रहा है। वी गेट प्रिपेयर्ड टू गो स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? है ना? हम सुबह स्कूल चले जाते हैं, शाम को आके खाना-पीना खा के सो जाते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ये टाइम हम मेजर कैसे करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज़ समथिंग हैपन? कोई चीज़ कितना तेज़ हो रहा है? लॉन्ग बिफोर द एजेस ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, अभी तो क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हैं, डिजिटल वॉचेस हैं। अर्ली ह्यूमन्स जो है वो ऑब्जर्व करते थे शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? शैडोज़ की मदद से आपको जो सन के द्वारा बनाई जाती थी, सूर्य के द्वारा जो शैडोज़ बनाई जाती थी, उनसे पता करते थे कि टाइम क्या हुआ है ना? समझ आया? तो जो भी पोज़ीशन होता था शैडो का, परछाई की जो पोज़ीशन होती थी, उस परछाई की पोज़ीशन से पता करते थे कि क्या टाइम हो रहा होगा, दोपहर है कि शाम है कि सुबह है। तो लाइट और शैडोज़ के बारे में हम इस पूरे बुक में भी पढ़ने वाले हैं। नेचुरली लाइट जो है वो हमको हेल्प करता है देखने में, एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज़ टू जनरेट लाइट। समझ आया? लाइट हमको हेल्प करता है देखने में। पर अभी क्या है, अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम खुद लाइट को ही बना सकते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट। रात में पहले क्या होता था, पहले क्यों तो रात में उजाला होता नहीं था, तो लोग खाना-पीना खा के मस्त एकदम सो जाते थे कि भैया काम तो है नहीं, सुबह काम होगा। है ना? तो लड़ने के लिए, है ना? लड़ना कह रहा हूँ मैं, भाई साहब दिमाग में क्या चल रहा है? लड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए हमको किताब जो है, वो रात में अगर लाइट नहीं होती तो हम रात में नहीं पढ़ सकते, तो पर अभी हमारे पास लाइट है ना? इलेक्ट्रिसिटी है ना? तो इस सब की मदद से हमने पढ़ना जो है वो सीख लिया है, और इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही हम बहुत सारे हमारे काम होते हैं, है ना? और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का केवल एक तरीका नहीं है, साइंस इसमें भी हेल्प करता है। हमने हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, हमने पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, है ना? हमने अलग-अलग चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो हमने साइंस की मदद से सीख ली हैं, जो हमारे लाइफ को मदद करती हैं, ताकि हम इस दुनिया में रह सकें अच्छे से। समझ आया? But more importantly, asking question about the nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. फिर कह रहे हैं कि हम जिस तरह से लाइट का नेचर है, उस लाइट के नेचर पे जब हम सवाल पूछते हैं, कुछ सवाल उसके बारे में पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या होता है ना? कि रात में सूरज ढल जाता है, सुबह सूरज निकल जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप सवाल पूछते हैं ना, तो इसकी वजह से हम और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे अंदर डेवलप होती है, और बहुत ही गहराई के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं, किसका? यूनिवर्स का। यूनिवर्स के बारे में हम थोड़ा-सा और जानना सीख जाते हैं और भी जानते हैं। While we will while we will perhaps learn about its only later, लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। मतलब अभी तो हम बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो लाइट और जो शैडोज है, अभी हम आप शुरुआती बस दौर में पढ़ने वाले हो, पर ऐसा नहीं है कि लाइट और शैडोज केवल हमारे घर के जो आसपास चीजें हैं इनके तक लिमिटेड हो जाएंगी। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो, है ना? तो केवल हमारे घर, हम जो चीजें हैं, जानवर, इनकी बस परछाइयां नहीं, इसके अलावा अर्थ और मून भी शैडोज बनाते हैं, लीडिंग टू फैसिनेटिंग फेनोमेना ऑफ इलिप्सिस। इलिप्सिस बनते हैं, एंड हमने लूनर इलिप्स, सोलर इलिप्स के नाम, इक्लिप्स के नाम बारे में सुना होगा, है ना? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब के बारे में। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। हमारे पास दिन है, सूरज उग जाएगा तो दिन हो जाएगा, ढल जाएगा तो रात हो जाएगा। तो ये लाइट के साथ होने वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे चल के इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो क्या-क्या इस बुक में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। आप, ये खाली चीजें हैं जो इंट्रोडक्टरी, मैंने कहा था ना, ये चैप्टर जो है ये पूरा जो है इंट्रोडक्शन की तरह है। इस बुक में क्या आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में है। तो अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल मत पूछिएगा अपने आप से। बस इतना जानिए कि कुछ चीज़ जो सवाल पूछना ज़रूरी है ना? आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे, जैसे-जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वी नीड टू नो हाउ अर्थ रोटेट्स, है ना? अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ना होगा, है ना? रोटेशन किस पे होता है? तो रोटेशन अपनी ही एक्सिस पे करता है, जहाँ वो है उसी जगह पे घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन, है ना? फिर रिवॉल्यूशन,
मून किस तरीके से अर्थ के चारों तरफ घूमता है। देखो, तो जब अपनी जगह पे घूमते हो तो बच्चे इसको बोलते हैं रोटेशन। एक चीज अभी सीख लो, जब अपनी जगह पे कोई चीज घूमता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, है ना। जैसे अर्थ जो है अपनी जगह पे ही घूम रहा है, लेकिन जब ये किसी चीज के चारों तरफ घूमेगा तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो अर्थ अपनी जगह पे जो करता है वो रोटेशन होता है। अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमता है वो रिवॉल्यूशन है ना। अर्थ और मून के चारों तरफ, मतलब अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है, तो मून घूमता है। अर्थ किसके चारों तरफ घूमता है, सन के चारों तरफ। ठीक है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मूवमेंट ऑन लाइफ ऑन ब्यूटीफुल प्लेनेट। फिर कहते हैं कि जब ये मून चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, सन भी घूम रहा होगा, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, इन सब की वजह से जो भी परिस्थितियां बनती हैं, जो भी चीजें नेचर में होती हैं, है ना, वो सब हमारी ब्यूटीफुल जो प्लेनेट है हमारा अर्थ जो है, इसके ऊपर जो प्लेनेट पे हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इनकी वजह से। दिन रात, मौसम का बदलना, साल बीतना, ये सारी चीजें क्यों हो रही, क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन हो रहा है, सन जो आ जाता रहता है। while all this might have your head spinning thinking about it, है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि अब इसके बारे में अगर ज्यादा सोचेंगे ना तो सर घूमने लगेगा। ठीक है। तो मैंने कह रहा हूँ ना कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे तो आप इनके बारे में और ज्यादा सीखोगे। Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? समझ आया? Isn't it amazing that we humans can wonder about the world full wonderful world? आप सुनिए कि आप क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेजिंग नहीं होगा? क्या ये सोचना बहुत दिलचस्प नहीं है? क्या बहुत अच्छा नहीं है? बहुत आपको आश्चर्य नहीं होता कि आप उसी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, है ना? कि इस दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है जिस आप दुनिया में रहते हैं? In the chapter that follow, you will also make simple observation and do fun experiments and dive into topics that need carefully thinking. हो तो जैसे-जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, आप बहुत सारी सिंपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, साधारण चीज़ें जो नॉर्मल आपके डेली लाइफ में हो रही हैं। थोड़े-थोड़े एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटे-छोटे, और छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट से आप बड़ी-बड़ी जो चीज़ें हैं, उनको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है? जो भी चैप्टर है इस बुक में, वो किस बेसिस पे बनाए गए? तो पहला बेसिस ये क्या है कि आप कितना जानते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करेगा चैप्टर, फिर आपको इनकरेज करेगा, आपको बढ़ावा देगा कि आप इस चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में आप और ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। और आप क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। हर जो आदमी जो थोड़ी बहुत चीज़ें अपने साइंटिफिक तरीके से सोच रहा है, खोज रहा है, वो क्या कर रहा है? वो एक तरीके से साइंटिस्ट की तरह होता है। हमने क्लास 6th में ही पढ़ लिया था कि अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो आप भी एक तरीके से साइंटिस्ट हैं। As you will find out, though even those experiments that seems to confirm what we think will happen might lead to some additional question that might need more experiment and more question. कह रहे हैं कि कई बार क्या होगा कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? जिनके बारे में हमको पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद यही चीजें हमारे पास आएंगी। पर होगा क्या कि जब ये एक्सपेरिमेंट आप करके खाली होंगे, आपके पास रिजल्ट होगा, तो कई बार जो रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट भी हमारे लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन बना देगा कि अगर ये यही रिजल्ट आया है तो ऐसा क्यों आया है? ठीक है? कोई और रिजल्ट क्यों नहीं आया? फिर उस रिजल्ट के क्वेश्चन को, जो एडिशनल क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको लेके आप फिर से सवाल पूछेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर से आगे डिस्कवरी बढ़ेगी। तो साइंस जो है वो प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा, फिर आप सवाल पूछेंगे। तो जैसे-जैसे ये एक्सपेरिमेंट चलता जाएगा, जैसे-जैसे ये सवाल चलते जाएँगे, साइंस भी आगे बढ़ता जाएगा। हमारी जो जानने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाएगी, और इस दुनिया में जो नॉलेज है, वो भी बढ़ता जाएगा। और इस दुनिया के बारे में जो भी चीज़ें जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, पर आगे चलते-चलते हम इन सब चीज़ों के बारे में धीरे-धीरे सीख लेंगे। तो ये था आपका पहला चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है इन सब चीज़ों में। पर इस बुक में आपको क्या पढ़ना है, क्या बेसिस है इस बुक का लाने का, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आगे आएंगे सेकंड चैप्टर से। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको इसकी तो मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, किताब को बस पढ़ लेना है। तो इसी बी इनफाइनाइट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी बी इनफाइनाइट के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको धीरे से अच्छा लगा होगा, है ना। तो चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्लास 7 का पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसी तरीके से आगे फिर मैं आपको अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा। और ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, केवल बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। पर सेकंड चैप्टर से आपको एकदम सीरियस होके सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। और याद रखिएगा, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। ये आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए कि अब आपको अगर जानने की इच्छा आपके अंदर रहेगी ना, तभी आप चीजें सीख पाएंगे। तो जब भी साइंस पढ़ने आओ, जब भी मेरी क्लास लेने आओ, जब भी मुझसे पढ़ने आओ, तो हमेशा कुछ सवालों के साथ आओ, है ना। कमेंट बॉक्स में आप मेरे सवाल छोड़ देना, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊं और उनके दौरान जो आपके डाउट आए, पेन पेपर लेके बैठना, उनको लिखना, बाद में कमेंट बॉक्स में दे देना। जैसे ही मैं अगला चैप्टर लेके आऊंगा, उस चैप्टर में आपके पहले मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आपके डाउट आपके यहाँ पे दिखने चाहिए मुझको, ठीक है। अभी भी आपके डाउट अगर आपके दिमाग में कुछ है, तो आप मुझे डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्लासेस कैसी लगती हैं आपको? अगर अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो, ठीक है। इंटरेस्ट है आपका तो, अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।